जो सोर्स है उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। एक तो हमारे पास बैटरी थी जिसको सेल कहा था, और दूसरा था जनरेटर। तो हमने सेल कुछ देखे थे, जैसे हमने ये देखा था प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल के अंदर दो तरीके के सेल थे। एक तो लेक्लांस सेल देखा था और दूसरा था हमारे पास वोल्टेज सेल। ये दोनों हमने पढ़ लिए थे। ये लेक्लांस सेल है आपके सामने, इसका स्ट्रक्चर देखा था और इसकी जो कार्य प्रणाली है, कैसी कैसी रिएक्शन होती है इसके अंदर जिससे इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है जब वो चलते हैं तो वही से विद्युत धारा में प्राप्त हो जाती है। इसको हमने देखा था लेक्लांस सेल। उसके बाद दूसरे नंबर पर था हमारे पास ये वोल्टेज सेल। वोल्टेज सेल को भी हमने पढ़ लिया था ना आपकी क्लास में, वोल्टेज सेल या नहीं? हेलो, ये कंप्लीट हो गया ना वोल्टेज सेल? हाँ सर, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम चल रहे हैं, वो है सेकेंडरी सेल है, जिसको आज हम देखेंगे। देखिए सीधा सेल को, सर? हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रोलाइसिस और ये वोल्टेज सेल एक ही होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस और वोल्टेज सेल में डिफरेंस ये है कि जो वोल्टेज सेल है उससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम एनर्जी देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम बिजली जोड़ते हैं, बैटरी से तारों को जोड़ेंगे और इससे हमें बिजली मिलेगी। ये अंतर है, मेजर डिफरेंस। तो विद्युत सेल मैंने आपको दो तरीके के पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था हमने विद्युत रासायनिक सेल, तो जो वोल्टिक सेल है वो तो विद्युत रासायनिक सेल है, और जो दूसरा है वो है विद्युत अपघटनी सेल। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप। ठीक है सर, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे थे संचायक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। इसके अंदर देखिए हम लेड की यानी कि जो पीवी होता है उसकी दो प्लेट ले लेते हैं, और एक प्लेट पे हम लिथार्ज लगा देते हैं। लिथार्ज सूत्र है PbO2। एक जो लेड की प्लेट है उस पर PbO2 का हम लेप कर देते हैं इस तरीके से। एक तो पीवी की प्लेट है और एक पर PbO2 लगा हुआ है, PbO2 लिथार्ज का लेप किया हुआ है। इस तरीके से हमने दो प्लेटें ले ली और उस दोनों प्लेटों को एक बर्तन में रख दिया, और उस बर्तन में हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल विद्युत अपघट्य के रूप में मिला दिया। इस तरीके से हमने एक सेल बनाया जिसके अंदर दो प्लेटें हैं, एक लिथार्ज का लेप किया हुआ प्लेट है और एक प्योर लेड की है। दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों को हमने बर्तन में रखा और बर्तन के अंदर हमने H2SO4 का विलयन भर दिया। इस तरीके से हमारा एक सेल बनकर तैयार हुआ। अब बात करते हैं कि ये जो सेल है इस पर किस तरीके की केमिकल रिएक्शन होंगी। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें पीबी की प्लेट पर। तो पीबी पर क्या होगा, जो पीबी है आप देखिए रिएक्शन देखिए, ये जो हमारे पास H2SO4 है दो तरीके के आयनों में टूट जाएगा। आयनीकृत होता है H2SO4 का, H+ आयन बनेंगे, HSO4 नेगेटिव आयन बनेंगे, या फिर H+ के साथ में SO4-2 आयन बनेंगे। इस तरीके से आयनीकरण हो जाएगा H2SO4 का। उसके बाद जो पीबी की प्लेट है जिसको हम लेड की प्लेट कह रहे हैं, इस पर SO4 नेगेटिव आयन जाकर क्या बना लेगा, PbSO4 बनाएगा, और PbSO4 के साथ में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। Pb है, लेड है, SO4-2 जब उससे जुड़ेंगे तो Pb को +2 बनना पड़ेगा, तभी जाकर वो SO4 से जुड़ पाएंगे। भाई ऋण आयन है, वो कब उससे जुड़ेगा, जब वो धनायन बन जाए। तो धनायन बनने के लिए वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, Pb+ SO4 नेगेटिव। इसको ऐसे ले लीजिए, Pb+ SO4 नेगेटिव -2 लेंगे। जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ऋण आयन उससे Pb से जब ही जुड़ सकता है जब वो धन आयन बन जाए। तो Pb कन्वर्ट हो जाएगा +2 में। जब Pb +2 में कन्वर्ट होगा तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन हुई, Pb + HSO4 नेगेटिव, ये जाके जब दोनों जुड़ेंगे तो PbSO4 बनेगा, H+ आयन वहां से रिलीज हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। ठीक है यहां तक? अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण है या अपचयन है, रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है?
यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन है, तो ये जो प्लेट है वो क्या कहलाएगी, एनोड या कैथोड? नोड। एनोड कहलाएगी। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था जिस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड कहलाती है। तो यहाँ पर जो पीवी की प्लेट थी वो एनोड के रूप में कार्य करेगी। एनोड कौन सी छड़ बनेगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? एनोड पर चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव रहेगा, तो ये प्लेट नेगेटिव का काम करेगी। अब दूसरी प्लेट को आप देख लीजिए, दूसरी प्लेट किसकी है, PbO2 से बनी हुई है, लिथार्ज का लेप है, यहाँ पर लिथार्ज क्रिया में भाग लेता है। ये जो लिथार्ज है इसके पास ये H+ आयन और SO4 नेगेटिव जब इसके संपर्क में आते हैं तो PbSO4 + H2O का निर्माण होता है, PbSO4 + H2O का। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं, क्योंकि वहां से हम देख रहे हैं कि H2O बन रहा है, तो H2O बनने में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और जो रिडक्शन, जिस छड़ पर रिडक्शन होता है उस छड़ का नाम क्या है, कैथोड। तो यहाँ पर PbO2 है वो कैथोड का कार्य करती है। कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। कैथोड पर चार्ज कौन सा होगा, कैथोड पर चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। कैसा चार्ज होगा बताइए, पॉजिटिव होगा। जब दूसरे पर छड़, हाँ, जो ये सेल है विद्युत रासायनिक सेल, इसमें कैथोड है वो पॉजिटिव होता है। रिएक्शनों को अगर जोड़ दे, ऊपर वाली यानी एनोड और कैथोड की रिएक्शन को जोड़ें तो इस तरीके से Pb + PbO2 + H2SO4, इससे बना PbSO4 + H2O। ये टोटल रिएक्शन आ गई, बीच में जो मध्यवर्ती एक दूसरे से कट जाएंगे और ये टोटल रिएक्शन हो जाएगी। दोनों रिएक्शन को जोड़े तो हमारे पास टोटल रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो एक रेडॉक्स, रेडॉक्स का मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर एक टोटल रिडॉक्स रिएक्शन मिलेगी और सेल में जितने भी सेल हैं उसमें होने वाली समस्त अभिक्रियाएं रिडॉक्स होती हैं। समस्त अभिक्रियाएं सेल में जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन है वो सेल में होती हैं और उन्हीं से हमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन एक छड़ से दूसरी छड़ की ओर जब मूव करते हैं तो कहते हैं साहब इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो ये तो हो गया जब सेल से हमने ऊर्जा प्राप्त की, सेल से ऊर्जा प्राप्त की, यानी कि जब सेल से हमने बल्ब जलाया, पंखा जलाया, तब सेल के अंदर यह अभिक्रिया होंगी। अब सेल के अंदर पूरा का पूरा जो पदार्थ था वो खत्म हो गया, जो केमिकल थे वो खत्म हो गए। अब हम सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। चार्ज जब चार्ज करेंगे तो रिएक्शन उल्टी होने लगती है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो जैसे ही हमने सेल पर पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया, जब पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं तो रिएक्शन कैसे होंगी, उल्टा कर दीजिए। देखिए इस पर लिखा है डिस्चार्ज के समय, चार्ज डिस्चार्ज के समय जो रिएक्शन है वो हमें इस तरीके से PbSO4 है, ये H+ आयन से क्रिया करेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Pb + SO4। इस पे ये एरो पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्चार्ज के समय आप देख लीजिए, डिस्चार्ज के समय PbSO4 है वो H+ आयन से क्रिया करेगा और इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, क्योंकि हमने इसको क्या किया, बिजली से जोड़ा हुआ। जब बिजली से जोड़ेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Pb + HSO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह नीचे हमने जो देखा है PbSO4 है + H2O, ये दोनों क्रिया करेंगे। जब ये क्रिया करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे और बन जाएगा PbO2 + 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम पुनः उसी अवस्था में आ गए जिस अवस्था से हमने शुरू किया था। ठीक है यहाँ तक।
तो ये सर रिवर्सिबल रिएक्शन होंगे। रिवर्सिबल में हम लोग देख रहे हैं कि जहां से हमने शुरू किया था वापस से वही पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएगा। सर रिवर्सिबल वाली रिएक्शंस को दोबारा समझा दीजिए। हाँ बेटा बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। सर जो भी डिस्चार्ज वाली रिएक्शन हुई ना, उनको दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास ऊपर अगर बात करें, जो हमारा एनोड था उसमें क्या बन गया था, उसमें बन गया था PbSO4। ठीक, ये H+ आयन तो चूंकि विलयन H2SO4 का तो हमेशा रहेंगे। जब PbSO4 को जब इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, किसके थ्रू, जो बाहर से हमने सोर्स लगा रखा है, इलेक्ट्रिक सोर्स लगा रखा है, तो उसके थ्रू जैसे इसके संपर्क में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जब इससे मिलते हैं तो क्या बना लेगा, ये Pb बना लेगा प्लस HSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लाइन समझ में आई कि आपको? ये बताइए कि हमारे पास पदार्थ क्या क्या बन गया, PbSO4 बन गया, क्योंकि उसने केमिकल की रिएक्शन पहले की थी, जब उसको हमने काम में लिया था तो PbSO4 बन गया था। PbSO4 जब बना था तो PbSO4 प्लस H+ आयन है ही सॉल्यूशन के अंदर, H2SO4 से H+ आयन मिलेंगे। ये दोनों जैसे ही इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएंगे, इलेक्ट्रॉन के संपर्क, इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जो हमने विद्युत सोर्स लगा रखा चार्ज करने के लिए, जिससे हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उससे क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएगी बन जाएगा Pb प्लस HSO4 नेगेटिव। ये वाली रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को? सर ये वाली तो समझ में आ गई। अच्छा, अब नीचे वाली को देखें। जी तो देखिए जैसे ही ऊपर वाला पदार्थ कन्वर्ट हुआ, वैसे ही क्या होगा, नीचे वाली रिएक्शन भी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि वो क्या हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब एक हमने पॉजिटिव जोड़ा, एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला तो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेगा भी तो सही। फिर भाई इलेक्ट्रॉन को ना तो बनाया जा सकता ना मिटाया जा सकता, तो दूसरे जो क्षण है उस पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो क्या होगा, ये PbS हेलो, आपको आवाज आ रही बेटा मेरी? हाँ सर, आ रही आवाज। ओके, तो देखिए जैसे हमने कहा था कि एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है, कौन, जो सोर्स हमने लगाया बाहर से, वो एक क्षण को तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब एक क्षण को दे रहा है तो दूसरी क्षण क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्री कहां से होंगे, तो ये रिएक्शन उल्टी होने लगती है। जैसे इलेक्ट्रॉन की जब डिमांड बढ़ती है तो नीचे वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। जब रिवर्सिबल होगी तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है यहाँ तक? जी सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। और नो सर। हाँ जी, सर ये कैथोड पे PbO2 कहाँ से आया? PbO2 बेटा हमने लगाई है, छड़ लगाई है, आया नहीं है ये PbO2। हमने जो Pb की छड़ थी, लेड की छड़ थी, उस पर इसका लेप किया हुआ PbO2 का, जिसको लिथार्ज बोल रहे हैं। लिथार्ज का लेप करके इस छड़ को हम रखते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में लिथार्ज ही उपयोग में आता है, लेड नहीं आता यहाँ पर। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक सेल तैयार हुआ, दो प्लेटों से हमारा एक सेल बन गया। अब मान लीजिए हमें, ये 2 वोल्ट का होता है एक सेल का जो वोल्टेज होता है वो 2 होता है। अब ये तो क्या, एक सेल, मान लीजिए हमें ज्यादा वोल्ट चाहिए, 2 से चाहिए हमें 10 वोल्ट चाहिए या 12 वोल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेलों को आपस में जोड़ देते हैं। तो आप ऊपर नीली और ये रेड, ब्लू और रेड कलर की जो पट्टी देख रहे हैं, ये यहाँ पर क्या काम कर रही हैं, पट्टियां क्या काम कर रही हैं, पट्टियां ये काम कर रही हैं कि वो एक, दो या दो से अधिक सेलों को आपस में जोड़ा गया है। ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है सर। हाँ सर। देखो
में कितने वोल्ट का मिल जाएगा? 12 वोल्ट का। तो आपने अगर इस सेल को कभी खोल के देखा हो तो इसके अंदर आप देखिएगा बहुत सारी प्लेट लगी रहती हैं। एक एक पॉजिटिव लगेगी, फिर एक नेगेटिव लगेगी, फिर पॉजिटिव लगेगी, फिर नेगेटिव लगेगी। पॉजिटिव वाली सारी एक तरफ जोड़ दी जाती है, नेगेटिव वाली सारी एक तरफ जोड़ दी जाती है, तो टोटल हमारे पास वोल्टेज आ जाता है। तो ऊपर है वो कॉम्बिनेशन दिखा रखा है इसका। अगर 12 वोल्ट की बैटरी है तो 2 प्लेट से 12 वोल्ट की बैटरी नहीं बन सकती। उसमें कितनी प्लेट लगी होंगी? 12 प्लेट लगी होंगी। सर सर एच पॉजिटिव ये सेल है वो रिचार्ज करते समय है। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि भैया ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से है, तो देखो जब रिचार्ज करते हैं तो इसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। एक छड़ को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और पॉजिटिव वाली छड़ है वो इलेक्ट्रॉन खींच रही है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगी कब? जब रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। तो एक सिरे को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, दूसरे सिरे से इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं। जैसे ही एनोड को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे एनोड को, तो क्या हो जाएगा? सेल वो ऊपर वाली रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे ही दूसरा सिरा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वैसे नीचे वाली रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो डिस्चार्ज होते समय इस पे एरो पे डिस्चार्ज गलत लिखा हुआ है, मैंने किताब से कॉपी किया हुआ है, ये गलत है। ये ऊपर आप चार्ज लिखेंगे, नीचे डिस्चार्ज लिखेंगे। ऊपर डिस्चार्ज लिख रखा है ना ऊपर वाले एरो पे, सीधे वाले पे, उसका आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये चार्जिंग का है। चार्जिंग में आप देख रहे हैं कि जैसे ही PbSO4 को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, PbSO4 को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो वो H प्लस आयन के संपर्क में आते ही क्या बना लेगा? Pb प्लस HSO4 नेगेटिव। और जैसे ही दूसरी प्लेट पर जिसपे PbO वाली प्लेट थी, जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, PbSO4 से जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे वो जल के संपर्क में आके टूट जाता है PbO2 प्लस 3H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव। इसमें जब ये पदार्थ टूटेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो पॉजिटिव वाली सिरा ले लेगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? डाउट हो तो पूछ लो इस रिएक्शन में, ये थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शन है, इसीलिए कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लो। देख लो डायग्राम को ठीक से, अगर कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे पूछ लो। सर ये कैथोड पे HSO4 नेगेटिव कहाँ से आया? कैथोड पर HSO4 नेगेटिव जो आपने H2SO4 डाला हुआ है, विद्युत अपघट्य जो आपने डाला हुआ है, वो डिवाइड हो जाता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में। तो सर वो तो एनोड पे यूज हो गया। नहीं, वो तो पूरे बर्तन में भरा पड़ा है, आप उसको रोक नहीं सकते कि तुम एनोड पे गए हो तो कैथोड पे नहीं जाओगे, या वो तो पूरे विलयन में भरा हुआ है, वो तो संपर्क में सभी पदार्थों के। जो आपने पानी भरा हुआ उसको आप रोक तो नहीं सकते हैं कि आप उसके पास बन जाइए, इसके जिसको नीड है वो ले लेगा अपना आप। ठीक है सर, ठीक है। एनोड पे कैसे चला जाएगा बताइए? एनोड कोई पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी है, जब आप सेल को काम में ले रहे हैं तब तो वो पॉजिटिव नेगेटिव बनाएगा। जब आप ऊपर से जब लगाओगे पॉजिटिव नेगेटिव, तब आपको देखना पड़ेगा पॉजिटिव पे क्या जाएगा, नेगेटिव पे क्या जाएगा। आपने अभी छड़ को पॉजिटिव नेगेटिव किया ही नहीं है। आप जब छड़ पे पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे तब आप कहोगे कि पॉजिटिव वाली पे नेगेटिव जाना चाहिए, नेगेटिव वाली पर पॉजिटिव जाना चाहिए। और कोई सवाल किसी का? हाँ जी, चलिए एक सवाल मेरा है, पूछें। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? अरे मेरी क्लास में सोया मत करो भाई, जागते रहा करो। आ रही है सर। यस सर। हाँ तो मुझे आ रही है आवाज। फीडबैक दिया करो, मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे सो तो नहीं गए। ठीक है, यहाँ पर मेरा सवाल ये था कि हम जब सेल को काम में लेंगे या उसको डिस्चार्ज, जब उसको चार्ज करेंगे, क्या उसकी डेंसिटी प्रभावित होगी? ये सवाल मान लो कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि क्या उसके घनत्व पर भी प्रभाव पड़ता है क्या, जो विद्युत अपघट्य है तब?
आपका आंसर क्या होना चाहिए? सर पड़ता आपने है। केमिकल रिएक्शन देखी है, क्या डेंसिटी चेंज होगी सेल को यूज करते समय या चार्ज करते समय? क्या उसकी डेंसिटी प्रभावित होती है? सर यस सर। बताइए कैसे प्रभावित होगी? जब उसको यूज में ले रहे हैं तब डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर क्योंकि सर जब रिएक्शन हो रही होंगी तो एक जो रॉड होगी वो उस पे ज्यादा मतलब मटेरियल जो होगा आयंस वगैरह वो ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, एक पर कम हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है उसी में से जाते हैं वो। बेटा आप रिएक्शन देखिए, देखिए आप जब उसको यूज में ले रहे हैं तो पानी की मात्रा बन रही है। पानी जब ज्यादा होगा तो वो लिक्विड है वो पतला हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। और जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं तब पानी काम में आ जाता है, पानी कम हो जाता है, मटेरियल सूखा हो जाता है, उस कंडीशन में डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका जवाब ये होगा, जब सेल से हम एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं तो जल की मात्रा बढ़ती है, जल बनता है। जब सेल को आप काम में लेते हैं तो उसमें पानी बढ़ जाता है, रिएक्शन में जल बन रहा है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, उसका घनत्व तो घट जाएगा, लिक्विड जो आपने विद्युत अपघट्य लिया हुआ है। और यदि सेल को चार्ज करेंगे तो चार्ज करते समय पानी उपयोग में आता है, पानी की मात्रा कम हो जाती है, जो आप विद्युत अपघट्य में गाढ़ा हो जाता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? सर हाँ जी। लेकिन सर इन्वर्टर में तो पानी डालते हैं। क्या कह रहे हैं आप? इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर उसमें तो पानी डालते हैं सर। हाँ पानी डालते हैं, उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि वो पानी है वो दरअसल वेपोराइज भी होता रहता है। जब आप उसको काम में लेते हैं तो उसकी हीट बढ़ती है, हीट बढ़ती है तो वेपोराइज होता है, वेपोराइज होगा तो पानी की मात्रा घटेगी, और घटेगी तो आपको उसमें डालना पड़ेगा। ठीक है। केमिकली पानी खर्च नहीं हो रहा कहीं पर भी, जितना पानी खर्च होता है उतना पानी बच जाता है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। ये किसी बच्चे की आवाज आ रही है भैया, जिनका बच्चा बोल रहा है वो माइक को म्यूट कर दें। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं जनरेटर। तो जनरेटर हमारे पास ये दो तरीके के हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र, दो तरीके के जो जनरेटर हैं। इससे भी विद्युत का ये भी विद्युत का सोर्स है, ये भी बिजली को बनाने का कार्य करते हैं। देखिए बिजली बनती कैसे है इसमें, तो इसमें हम कहेंगे कि ये आंतरिक ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। पहली बात, ऊर्जा का कन्वर्जन कैसा है जनित्र में? यांत्रिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रही है विद्युत ऊर्जा में। कॉइल को जब हम घुमाते हैं तो उसके अंदर विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, और उसी प्रेरण के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। किसी को बात समझ में आई क्या? आवाज ही चली गई थी सर। अच्छा ठीक है, फिर से बोलते हैं। हम अगर चुंबकीय क्षेत्र ले लें और उस चुंबकीय क्षेत्र में तांबे की एक कुंडली को घुमाएं, तो तांबे की कुंडली के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ये सिद्धांत किसने दिया था? फैराडे ने। ये फैराडे थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे जिन्होंने आज हमें बिजली दे दी। तो फैराडे ने कहा था कि यदि हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में, दरअसल पहले ये चुंबकीय क्षेत्र में जब बात कही थी कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी आवेश का अपना एक चुंबक क्षेत्र बोला विद्युत क्षेत्र होता है, किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है, इसी तरह से उन्होंने कहा था कि अगर चुंबक है उसका भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है।
तो उन्होंने कहा इसमें अगर किसी कुंडली को गति कराते हैं तो कुंडली के अंदर धारा बहने लगती है, या कॉइल को जब उसके अंदर अपन मूवमेंट करेंगे तो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसके अंदर होके चेंज होगा, मतलब कुंडली के अंदर होके चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तित होता है। जब परिवर्तन हो रहा था तो उन्होंने कहा इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसी सिद्धांत का, फैराडे के नियम का उपयोग करके इस जनरेटर का निर्माण किया गया। तो जनरेटर के अंदर आप लोग देख रहे हैं दो चुंबक हैं और दोनों चुंबक के बीच में एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, N to S। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को आप घुमाते हैं तो इसके अंदर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और इसी विद्युत धारा को हम क्या करते हैं, अपने घरेलू जो दैनिक जीवन है उसके अंदर उपयोग में लेते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं नंबर 1 पर डायग्राम, ये है वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के जो कुंडली के सिरे हैं, एक सिरे पर एक सर्पिलाकार रिंग लगा दी है, मतलब एक रिंग लगा दी है जो सर्पिल है, मतलब जो जिस पर एक, जब हम ये स्लिप जो रिंग है, स्लिप रिंग पर जब ब्रश लगा देते हैं तो स्लिप रिंग तो घूमती है, ब्रश उस पर स्लिप होता रहता है, यानी ब्रश नहीं घूमता, केवल रिंग घूमती है, इसलिए उनको स्लिप रिंग कहा है। स्लिप रिंग का मतलब ये है कि वो रिंग घूमेंगी, इसके साथ में जो एक कॉइल लगा रखी है, कुंडली लगा रखी है, उसके साथ में स्लिप तो घूमेंगे लेकिन ब्रश नहीं घूमेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जब इस कुंडली को हम घुमाते हैं तो क्या होगी, विद्युत धारा, और किस डायरेक्शन में विद्युत धारा होगी बताइए। विद्युत धारा की डायरेक्शन किसने बताई थी, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने हाथों का नियम दिया था, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम। तो आप देख रहे हैं इस कुंडली में दो तरीके के कलर दे रखे हैं, एक ब्लू कलर है और एक रेड कलर है। तो जब कुंडली पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, फोर्स मतलब कुंडली जब ऊपर की तरफ जाएगी, बल की दिशा ऊपर की तरफ होगी, तो धारा की दिशा आप देख रहे हैं, धारा की दिशा भी ऊपर की तरफ होगी। नीले रंग में आप देखिए धारा की दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र, उन्होंने 3 चीजें बताई थी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, लगाए गए बल की दिशा और धारा की दिशा, ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं। तीनों उंगलियों को अगर हम ऐसे 90 डिग्री पे रखें तो बल अगर ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र N2S है तो धारा की दिशा भी ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ पर जब कुंडली नीचे से लेकर ऊपर की तरफ आती है और 180 का एंगल बनाती है, जब तक धारा की दिशा एक रहती है। धारा की दिशा क्या रहेगी, धारा की दिशा रहेगी ऊपर की तरफ। लेकिन जैसे ही कुंडली मान लीजिए ऐसी हो गई, 0 से शुरू हुई 180, लेकिन जब 180 के आगे चलती है 190 और ये, तो जो बल है वो कहाँ की तरफ लगेगा, बल अभी ऊपर की, नीचे की तरफ, नीचे की हेलो से पूछ लो भाई। सर, आपकी आवाज ना बीच बीच में आती नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आयुषी, हाँ सर, अब आ रही है। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। अब जब नहीं आया तो आप मुझे तुरंत बता दिया करें, जिससे मैं उससे वहीं समय रुक जाऊं, मैं आधा आगे निकल जाए तो उसको दोनों चुंबक के बीच में खड़ा रख लीजिए। आपने हाथ खड़ा रख लिया। अब जो आपका जो नीचे वाली उंगली है उसको आप ब्लू लाइन मान लीजिए और ऊपर वाली उंगली है उसको रेड लाइन, अंगूठे को रेड मान लो और जो सबसे छोटी उंगली है उसको ब्लू मान लो। ठीक है। अब हाथ को ऐसे सीधा घुमाओ, मतलब हाथ को उल्टा करो, राइट साइड में हाथ को घुमाओ, तो आप देख रहे होंगे कि अंगूठे पे तो नीचे की तरफ बल लग रहा है और उंगली पर, छोटी वाली उंगली पर ऊपर की ओर बल लग रहा है।
ऐसा आप मान पा रहे हैं नहीं? हाँ जी, इस प्रैक्टिकल को कर पा रहे हैं? हाथ को दोनों चुंबक के बीच में खड़ा रखिए और हाथ को ऐसे घुमाइए राइट साइड में, मतलब हाथ को उल्टा कीजिए। उल्टा करेंगे तो अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा और उंगली है वो छोटी वाली उंगली है वो ऊपर की तरफ जाएगी। यानी इस पोजीशन में हम कह सकते हैं अंगूठे पर जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और छोटी वाली उंगली पर जो बल है वो ऊपर की तरफ। छोटी वाली उंगली को हमने रेड मान लिया और अंगूठे को हमने ब्लू मान लिया। यहाँ तक की चीज क्लियर है? फीडबैक देते रहिए डायग्राम से। दरअसल 3D डायग्राम है, थोड़ा समझाना टिपिकल है, तो आप लोग भी उसमें थोड़ा सा हेल्प कीजिए। मुझे फीडबैक देते रहिए कि यहाँ तक समझ में आ गया सर, क्योंकि बिना समझे आगे बढ़ने का मीनिंग नहीं है कुछ भी। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया? मैंने फोर्स जो आपको जो शो किए हैं, रेड वाला साइन और ब्लू वाला साइन है, वो क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो फिक्स है, चुंबक तो हमने स्थिर कर रखे, हम कुंडली को घुमा रहे हैं, तो चुंबकीय डायरेक्शन की दिशा तो फिक्स है। जैसे ही आप लगाए गए बल की दिशा बदलेंगे वैसे धारा की दिशा बदलेगी। चुंबकीय क्षेत्र को तो हमने स्थिर कर दिया, बल आप ऊपर की ओर लगा रहे हैं तो धारा की दिशा भी ऊपर की ओर जा रही है। अगर फ्लेमिंग के नियम से देखें तो आप अगर उंगली यानी कि जो बड़ी वाली उंगली है उसको आप अगर ये मान लें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बड़ी वाली उंगली को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लें तो अंगूठे और बड़ी वाली उंगलियों के बीच में जो होगी वो धारा की दिशा हो जाएगी। आप अपना हाथ रख के देख लें, अगर अंगूठे को ऊपर कर लें और बड़ी वाली उंगली को नॉर्थ टू साउथ कर लें तो धारा की दिशा कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर जा रही है। आप देख पा रहे हैं? बाएं हाथ का नियम लगाइए, बाएं हाथ का। बाएं हाथ से आप देखेंगे तो डायरेक्शन आप हो गई बड़ी वाली उंगली, वो डायरेक्शन में आ गई N2S। अब आपका अंगूठा हो गया ऊपर की ओर, यानी बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो धारा की दिशा आप देखेंगे, धारा की दिशा वो हो जाएगी जो नीले वाले तीर पे लगी हुई है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर कैमरे पे लूं उंगलियां? हाँ जी सर, एक बार दिखा देते हैं फिर आपको। मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए जी, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। जी सर। देखिए ये है, ये मेरा कौन सा हाथ है? बायां हाथ है। बाएं हाथ का नियम मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। आप इस तरीके से डायरेक्शन बनाए। देखिए ये जो बड़ी वाली उंगली है ये क्या है? ये N2S है। जो बड़ी वाली उंगली है वो क्या है? N2S। और आपके सामने जो मेरी उंगली आ रही है, आपके सामने वो धारा की दिशा, और जो मेरा अंगूठा है ये जो मेरा अंगूठा है ये किसको दर्शा रहा है? ये बल की दिशा। तो मैंने कहा था नीले वाले तार पे बल की दिशा कहाँ है? ऊपर की ओर है। ऊपर की ओर हो गई तो धारा की दिशा कहाँ जाएगी? धारा की दिशा देखिए उस नीले वाले साइड पर, ब्लू वाले साइड पे जा रही है। जो बीच वाली जो मेरी उंगली दोनों अंगूठे और बड़ी वाली उंगली के बीच में, वो ऊपर की तरफ यानी बाहर की ओर जा रही है। क्लियर हुआ? जी सर। अब मेरे इस हाथ को देखिए, मेरा अंगूठा नीचे की ओर, ये लीजिए, ये इसी हाथ का ले लीजिए। जैसे देखिए अब बल की दिशा कहाँ है? अंगूठा देखिए नीचे की ओर है, अंगूठा नीचे की ओर है, और जो मेरे जो बड़ी वाली उंगली है वो नॉर्थ टू साउथ है। तो जो बीच वाली उंगली है वो मेरी तरफ, अभी आपकी डायरेक्शन में आपकी तरफ थी लेकिन अभी ये उंगली किधर हो गई? जैसे अंगूठे को मैंने नीचे किया ये उंगली मेरी ओर हो गई। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? नीचे की तरफ। रेड वाला बाहर हो गया, बल नीचे की तरफ। अगर मैंने अंगूठे को ऊपर किया तो उंगली आपकी तरफ, और जैसे मैंने अंगूठे को नीचे किया उंगली मेरी ओर। क्लियर हो रहा है? जी सर। आपको ये चीज समझ में आ गई कि जैसे ही डायरेक्शन बदली, देखो
मैंने कहा था कि ये जो उंगली है, जो दोनों अंगूठे और इसके बीच में, ये तो फिक्स रहेगी। आप अंगूठा नीचे रखिए या अंगूठा ऊपर रखिए, इसकी डायरेक्शन तो फिक्स है, N to S। जैसे अंगूठा ऊपर करेंगे, ये जो नहीं, ये डायरेक्शन फिक्स है। ये वाली बड़ी वाली उंगली है वो N to S है, और अंगूठा अगर नीचे की तरफ है, ये फिक्स हुआ। अंगूठा यदि नीचे की तरफ है तो ये उंगली कहाँ होगी? लीजिए, अंगूठा ऊपर की तरफ हुआ तो उंगली आपकी तरफ आ रही है। जी सर। बीच वाली उंगली है वो आपकी तरफ आई जी सर, बीच वाली साइड है ना, वो आपकी तरफ ऐसे लग रहा है कि बंदूक की नाल आपकी तरफ हो गई। अब दिख रही है? डर तो हाँ नहीं सर। रहे हो? नो और सर। यदि अंगूठा नीचे किया तो ये उंगली अब मेरी तरफ हो गई। आप अपने हाथ को यूज कीजिए, अपने हाथ को यूज कीजिए मेरे अकॉर्डिंग। आपकी वो जो उंगली है, जो अभी मेरी उंगली, अंगूठा ऊपर था, उंगली आपकी तरफ थी, अंगूठा जैसे ही नीचे हुआ उंगली मेरी तरफ हुई, यानी कि बल की दिशा बदलती, धारा की दिशा बदल गई। हाँ जी बताएं। ठीक है कि यहाँ तक? जी सर। ठीक है, आगे चले। जी सर। ओके, उसके बाद वापस से डायग्राम पे आते हैं। तो देखिए, जैसे अभी डायग्राम की बात कर रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो आधा पथ है, आधा पथ का मतलब 0 से शुरू किया और 180 तक धारा की दिशा एक थी। धारा की दिशा एक थी, जो कहाँ थी? ऊपर की तरफ थी। और 180 से लेकर 360 तक जब वो घूमी, रिंग जब घूम के आई 160 से लेकर 360 तक, तब धारा की दिशा दूसरी थी। अगर 180 तक अगर धारा की दिशा को हम पॉजिटिव मान लें तो 180 से 360 तक धारा की दिशा क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट होगी ना डायरेक्शन धारा की। एक जी तरफ सर। उंगली जी आपकी तरफ सर। थी, एक तरफ आपकी तरफ उंगली थी, तो एक तरफ मेरी तो अपोजिट हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्टरनेट करंट में धारा की दिशा हमेशा बदलती रहती है। एक साइकिल में धारा की दिशा 2 बार बदलती है, एक बार पॉजिटिव जाती है और एक बार नेगेटिव जाती है। यही हमने उस डायग्राम में देखा था कि धारा की दिशा कैसे जा रही थी। एक बार पॉजिटिव यानी 0 से शुरू किया तो 90 तक मैक्सिमम हुआ, 90 से जब 180 तक आया तो 180 पे वापस से 0 हो गई, और 180 से जब आगे बढ़े तो नेगेटिव की तरफ गई। 270 पर वो मैक्सिमम थी और 360 पर वापस से 0 हो गई। तो इस तरीके से एक साइकिल क्रिएट हुई, इसको एक चक्र कहते हैं। जो आप हर्ट्ज की बात कर रहे थे, 1 हर्ट्ज हो गया ये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किस तरह से हमने इसी करंट को बनाया चुंबक की सहायता से, और क्यों वो धारा की दिशा बदलता है, क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब जो आपने ये ब्रुश लगा रखे हैं, ये ब्रुश इसीलिए है क्योंकि अगर आप तार जोड़ देंगे यहाँ पर तो वो तार तो घूम जाएंगे, लिपट जाएंगे। इस तरीके से वो घुमाएंगे आप चुंबक, वो तार उस पर लिपटते रहेंगे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या लगा दिया? ब्रुश। अब ब्रुश क्या रहेगा? ब्रुश से चिपका हुआ रहेगा। इससे जो हमारे पास जो सर्पिल बल है, स्पाइरल जो रिंग है, उनसे वो ब्रुश चिपका हुआ करंट लेता रहेगा। जो उसके अंदर आ रहा है वो लोड के अंदर जाता रहेगा। तो लोड के अंदर हम लोग देखते हैं कि एक बार करंट जाता है पॉजिटिव और उसके बाद वो करंट होता है नेगेटिव, फिर करंट जाता है पॉजिटिव लोड के अंदर, फिर होता है नेगेटिव। ऐसा करंट उसे मिलता रहता है। तो डिवाइस होते हैं उसे हम उसमें जलाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना हो तो हम दूसरे डायग्राम की ओर चले, यानी दिष्ट धारा जनित्र की ओर चले। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है कोई भी अभी। ओके, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे डायग्राम पर। दूसरे डायग्राम को आप देखें तो बहुत कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा है, कोई अंतर नहीं है दूसरे डायग्राम में। सेम प्रिंसिपल होगा, सेम फैराडे का नियम काम करेगा, सेम फ्लेमिंग का नियम काम करेगा,
धारा की दिशा भी उसी तरह से बदलेगी। इसमें भी रेड और ब्लू दो कलर के दिखा रखे हैं, इनमें भी धारा की दिशा बदलेगी। लेकिन हमने एक चेंज किया है, जहां पर जो ये रिंग लगी थी, स्लिप रिंग लगी थी, उसकी जगह हमने कम्यूटेटर लगा दिए। कम्यूटेटर है, ये क्या काम करते हैं? ये काम ऐसे करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। जब लोड की तरफ जाते हैं तो लोड की तरफ मान लीजिए कम्यूटेटर इस तरीके से डिवाइस बनाई जाती है कि जो हमारे पास स्लिप रिंग थी, स्लिप रिंग के हमने दो टुकड़े कर लिए, बीच में से स्लिप रिंग को काट लिया। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है दो रिंग काट के लगाई है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो हमने देखा कि जब हमारे पास जीरो से शुरू किया तो एक जो कम्यूटेटर की रिंग है वो जीरो से यानी सिरे से उसकी तरफ वो स्लिप करेगी ब्रश पर, और कहां तक जाएगी? 180 तक जाएगी। 180 तक चली गई, यानी एक डायरेक्शन में हमको धारा मिली। जैसे ही धारा की दिशा बदलती है तब तक लोड के संपर्क में क्या आ जाती है? दूसरी कटी हुई रिंग आ जाती है। धारा की दिशा जैसे ही बदलेगी किसके अंदर? फर्स्ट, जैसे आप इधर राइट साइड को फर्स्ट कम्यूटेटर मान लें और जो लेफ्ट में है उसको राइट को फर्स्ट मान लें, लेफ्ट में आप सेकंड मान लें। तो आप जैसे मान लीजिए कि इस रिंग के अंदर जो फर्स्ट वाली है इसके अंदर धारा की दिशा पॉजिटिव थी और सेकंड वाले के लिए अंदर क्या थी? नेगेटिव। तो जैसे ही इसने जीरो से शुरू किया तो हाफ रिंग है, हाफ रिंग का मतलब 180 तक चलेगी। फुल रिंग होगा तो कितना होगा? 360। फुल रिंग होगा तो क्या होगा? 360। हाफ रिंग है तो कब तक चलेगा? जब तक कॉइल 180 तक घूमेगी तब तक हाफ रिंग काम करेगी। सहमत हो? हाँ जी बताइए, एग्री? फीडबैक देते रहो बेटा, जल्दी जल्दी। आवाज आ रही है मेरी? तो मैं कह रहा था कि जब जीरो से 180 तक कॉइल घूमेगी तब तक हाफ रिंग काम कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? करेगी ना? जी सर करेगी। ठीक है, तो हाफ रिंग ने काम किया। इस समय हाफ रिंग यानी फर्स्ट वाली रिंग के अंदर जो दिशा थी वो क्या थी? प्लस थी, और सेकंड वाले में क्या है? नेगेटिव है। अब जैसे ही ये 180 खत्म हुआ और क्या चालू हुआ? 190 चालू हुआ, यानी 181 चालू हुआ, तब तक सेकंड वाली में डायरेक्शन बदल जाएगी। सेकंड वाली में अब क्या हो जाएगी? पॉजिटिव होगी कि नहीं? और फर्स्ट वाली नेगेटिव हो जाएगी। जी सर। तो इस लोड को जो हमने ब्रश लगा रखा है, इधर वाले ब्रश को, राइट वाले ब्रश को, अब क्या मिलेगा? पहले भी पॉजिटिव था और अभी भी क्या मिलेगा? 181 पे क्या मिलेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव मिलना चाहिए ना। पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा ना। तो राइट साइड में जो ब्रश लगा रखा है उसको तो पॉजिटिव मिलेगा, और लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? नेगेटिव। क्योंकि जब सेकंड जो फर्स्ट वाली घूम के गई है उसमें डायरेक्शन अब क्या हो गया? उधर नेगेटिव हो गया, और इधर जो घूम के आई उधर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो एक साइड में पॉजिटिव चलता है, एक साइड में नेगेटिव चलता है, तो डायरेक्शन सेम रहती है। डायरेक्शन आप देखेंगे तो जिस साइड में पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, साइड में नेगेटिव उधर नेगेटिव नेगेटिव रहेगा। यानी कि यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं। इस चीज को भैया समझ लो, अगर मैं आपको समझा पाया तो मैं भी धन्य हूँ। क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास लिमिटेशन है, पीपीटी है। या तो मेरे पास वीडियो है वो इस चीज का, या फिर मैं आपके सामने हूं तो मैं 10 तरीके का यूज कर सकूं। पीपीटी पे मेरे पास एक ही तरीका, ओनली पीपीटी। ये पीपीटी की लिमिटेशन है, इसकी कुछ खासियत है तो कुछ नुकसान भी है। तो उस कमी को जूझते हुए अगर मैं आपको समझा पाया हूं तो मैं भी ठीक हूं, लेकिन आप बताइए आपकी समझ में नहीं आया तो मुझे समझाना भी बाकी है फिर। सर हाँ जी सर, ये डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे चेंज हो रहा है सर, एक बार ये बता दीजिए, ये समझ नहीं आया। इसमें बेटा एसी में बताएं या डीसी में? सर ये सेकंड वाले में। एसी वाले में? हाँ एसी वाले में, एसी वाले में देखिए फ्लेमिंग का नियम मैंने आपको अंगूठा और उंगलियां करके दिखाई है, आप लोग जरा उसका यूज कीजिए। कौन से हाथ का यूज करेंगे? अब लेफ्ट का यूज कीजिए। लेफ्ट की तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत रखो और अंगूठे को ऊपर रखो, और बीच वाली जो उंगली है उसको चेंज नहीं करना, वो उसी डायरेक्शन में रहनी चाहिए दोनों कंडीशन में।
एक बार अंगूठे को ऊपर रखो और एक बार अंगूठे को नीचे करो, बीच वाली उंगली चेंज नहीं होनी चाहिए। आप देखो बीच वाली जो दोनों के बीच में जो उंगली मतलब सेकंड नंबर की जो फिंगर है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और सेकंड वाली जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करती है, ऐसा फ्लेमिंग ने कहा था। आप यूज कीजिए और मुझे बताइए। सभी लोग यूज कर लें उसी टाइम में, जो जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, जिन्होंने सवाल पूछा है तो सभी करके चेक कर लीजिए आप, ऐसे डायरेक्शन चेंज हुई है एसी करंट में। हाँ जी, आपको कुछ मिला? हाँ जी, सर अगर ये जो डीसी जनरेटर है, अगर इसमें भी हाँ जी। लेफ्ट हैंड लगाएंगे तो सर फिर पॉजिटिव कहाँ आएगा बार बार, या फिर नेगेटिव कहाँ आएगा बार बार? फिर तो वही एसी जनरेटर की तरह प्लस माइनस हो जाएंगे। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? अगर जो डीसी जनरेटर है अगर उसमें भी लेफ्ट हैंड लगाएंगे रूल फ्लेमिंग का, तो सर फिर हाँ। ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ही नेगेटिव क्यों आएगा बार बार? एसी की तरह कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगा ना। देखिए आता तो वैसे ही है, लेकिन हमने व्यवस्था चेंज की नीचे, जहां पर हमने ये रिंग लगाई थी, रिंग की जगह हमने कम्यूटेटर लगाया है, उस कम्यूटेटर ने डायरेक्शन चेंज की है। ऊपर से तो सेम आ रहा है, लेकिन उसके हमने दो टुकड़े करके ऐसी व्यवस्था कर दी कि जैसे आपके पास 0 से शुरू हुई रिंग घूमना, तो वो जो हाफ रिंग है उसका वो एक सिरे से आप घुमाना शुरू कीजिए, जैसे ही आप 180 पे पहुंचेंगे वो हाफ रिंग खत्म हो जाएगी। तो जब तक 180 पे पहुंचे तब तक मान लीजिए उस हाफ रिंग के अंदर क्या था, हाफ रिंग के अंदर था पॉजिटिव मान लो, और दूसरी हाफ रिंग में उस समय नेगेटिव था। अब जैसे ही 181 आएगी, जो सेकंड हाफ रिंग है जो नेगेटिव थी वो अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और घूम के आ किसके पास जाएगी, घूम के आ जाएगी उस जगह जिस जगह फर्स्ट रिंग थी। तो पॉजिटिव है फर्स्ट रिंग को तो पहले भी पॉजिटिव मिला, जो फर्स्ट रिंग पर जो ब्रूस मिला उसको तो पहले भी पॉजिटिव मिला, और अब भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मतलब सर जो डीसी जनरेटर में जो ये जो कम्यूटेटर होता है ये कॉइल के साथ ही घूमता है? हाँ जी, कॉइल के साथ में ही घूमेगा कम्यूटेटर। ठीक है, क्योंकि उसमें तो नहीं घूमता था ना। ठीक है नहीं, सर, उसमें ठीक। भी घूम रहा है, उसमें भी कॉइल के साथ ही घूम रहा है, लेकिन उसमें फुल रिंग है, अलग अलग रिंग है, एक तार पे एक रिंग जुड़ी हुई है, दूसरे तार पे दूसरी रिंग जुड़ी हुई है, उसमें दोनों रिंग अलग अलग है। एक वायर में फर्स्ट रिंग जुड़ी हुई है, दूसरे वायर में सेकंड रिंग जुड़ी हुई है। इसके अंदर एक वायर पर हाफ रिंग जुड़ी हुई है, दूसरे वायर पर भी हाफ रिंग जुड़ी हुई है, और दोनों हाफ रिंग एक दूसरे से अलग अलग है। हाँ ठीक है जी, सर। बताएं, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो बेटा, क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आपके सामने हूँ और मेरा काम ही है आपको समझा देना, इसलिए आपके दिमाग में जितने भी सवाल आए आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें कई बार मिसकॉन्सेप्ट बनी रहती हैं ना, आप लोग उतना प्रयास करते और ना कई बार टीचर भी उतना प्रयास करते, पर मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों का इसमें कोई मिसकॉन्सेप्ट न रहे, क्योंकि डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होने वाली डिवाइस है ये। आप विद्युत मोटर जो इस्तेमाल करते हो या एसी मोटर इस्तेमाल करते हो, फैन इस्तेमाल करते हो, जितनी भी मोटर है सभी के अंदर यही कॉन्सेप्ट काम में आता है। इसका रिवर्स कर दोगे मोटर बन जाती है, रिवर्स कर दोगे अगर इसके अंदर करंट लगा दिया तो ये जनरेटर मोटर बन जाता है। कोई चेंज नहीं है इसमें और मोटर में, बस इसमें से बिजली प्राप्त कर रहे हो और उन्हीं तारों पर अगर आप बिजली जोड़ दोगे तो पंखा घुमाने लगेगी यही मोटर, और यही मोटर ना बल्ब जलाने लगती है। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता। एसी जनरेटर एसी मोटर बना देता है, डीसी जनरेटर डीसी मोटर बना देता है। और फैराडे का नियम और फ्लेमिंग का नियम भी हमें समझ में आना चाहिए, ये बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने आज इतनी बड़ी क्रांति को जन्म दिया। अगर इलेक्ट्रिक नहीं होती तो आज शायद आप जो भौतिक सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं उनमें से कुछ भी नहीं होता। चलिए, और कोई सवाल है आपका?
सर हाँ जी, ये जो एसी जनरेटर में 2 रिंग लगी है, अगर इसे एक ही रिंग में दोनों ब्रशेस को लगा दिया जाए तो फिर ये डीसी बन जाएगा? एक ही रिंग में दोनों ब्रशेस को लगा दिया जाए तो हाँ नहीं 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 बनेगा। उसको व्यवस्था आपको वैसे ही करनी पड़ी। कैसे बनेगा बताइए? एक ही ब्रश में दोनों करंट कैसे आ जाएंगे? सर, फिर डीसी स्पार्किंग वाली डीसी में भी डीसी तो हो में रहा है एक सर। नहीं है, डीसी में एक रिंग नहीं है। डीसी में कहाँ एक रिंग है? 2 रिंग है, दोनों हाफ हाफ रिंग है और दोनों एक दूसरे से अलग है, जुड़ी थोड़ी है दोनों रिंग। अब देखिए दोनों के बीच में गैप है, गैप देख पा रही हैं आप? यस सर, यस सर। वो एक रिंग नहीं है बेटा, वो 2 रिंग है। एक रिंग पर एक बार जुड़ा हुआ है, दूसरी रिंग पर दूसरा बार जुड़ा हुआ है। जब एक सोर्स इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, एक सोर्स इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन मोशन ही नहीं होगा, करंट नहीं बनेगा। ठीक है जिस सर। चीज की आप बात कर रहे हैं कि एक ही रिंग पे दोनों तारों को जोड़ दिया जाए तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, आ गया सर समझ में। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया बेटा? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कोई कंफ्यूजन हो? आप पूछ लेना। आप सर ये कॉइल हाँ कौन जी। घुमाता है? कॉइल बेटा वो घुमाएगा, कोई भी घुमाओ, हवा घुमाए, पानी घुमाए, अपने हाथ से घुमाओ। जनरेटर में अंदर कौन घुमाएगा? जनरेटर के अंदर कॉइल को घुमाने के लिए आपको पता है ना कि बाहर से हम क्या लगा देते हैं, दूसरा जनरेटर लगा देते हैं, डीजल वाला। तो डीजल वाला जो जनरेटर का पहिया घूमता है ना, वो इस कॉइल को घुमाता है, जिसको आप जनरेटर बोलते हो ना। घरों में शादियों में आता है ना, उसके अंदर इंजन क्यों चलाते हो आप? इंजन क्यों चलाते हो? क्यों डीजल डालते हो? नहीं समझे? सर आ गया। आ गया? और तरीका बताऊं, दूसरा तरीका, इस कॉइल पर एक पंखा लगा देते हैं। जब हवा चलती है तो पंखा घूमेगा, जब पंखा घूमेगा तो कॉइल घूमेगी, जिसे पवन चक्की कहते हैं। एक और तरीका कि जब सर? पानी के अंदर एक पंखा। हाँ जी सर, अलग से क्यों हमें कोई डिवाइस की जरूरत पड़ रही है इसे घुमाने के लिए? मैग्नेटिक फील्ड से नहीं घूमेगी कॉइल? नहीं, अलग से घुमाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल क्यों घुमाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कॉइल जब घुमाएगी जब आप इसको इलेक्ट्रिक करंट देंगे। जब आप इलेक्ट्रिक करंट नहीं दे रहे हो, कोई सी भी एनर्जी नहीं दे रहे हो, तो उसको क्या जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉइल घुमाने की? ठीक है सर, ठीक है। इसको तो हमें घुमाना, अगर करंट चाहिए तो इसे हमें घुमाना पड़ेगा, और इसको घुमाना है तो हमें करंट देना पड़ेगा। यही डिफरेंस है जनरेटर और मोटर में। मोटर के अंदर कॉइल को घुमाता है फील्ड, कॉइल को फील्ड घुमाता है, पर घुमाता है जब इसको हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। और यदि आप घुमा दोगे इसे तो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल जाएगा। रिवर्सिबल है दोनों। सर? हाँ जी। सर, जब पहले करंट दे रहे हैं फिर ले रहे हैं तो फिर इसका क्या यूज है? नहीं, करंट दे कहाँ रहे हैं, करंट बना रहे हैं। इसका यूज है करंट बनाना। हम तो घुमा रहे हैं तो या तो हम डीजल से घुमा रहे हैं, या हम हवा से घुमा रहे हैं, या पानी से घुमा रहे हैं, बना रहे हैं करंट। दे कहाँ रहे हैं करंट? सर एक क्वेश्चन है। हम तो कॉइल घुमा ही तो रहे हैं। कॉइल घुमाने के लिए मैं ये थोड़ी करूँ आप करंट लगाई तभी कॉइल घूमेगी। और अगर जरूरत है आपको कॉइल घुमाने की तो लगाओ करंट, फिर आपका पंखा चलेगा, फिर आपका फ्रिज ये कूलर चलेगा, फिर ये काम आती है वो करंट। सर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दें और हवा से इसे कॉइल को घुमाएं तो फिर करंट बन जाएगा? फिर क्यों बनेगा? फ्लेमिंग ने उसने क्या कहा था फैराडे ने? फैराडे की बात को आप झूठा साबित कर दोगे क्या? ऐसे तो हवा में घुमाते रहो कॉइल को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, बिना मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है सर, ठीक है। किसी और का कोई सवाल था? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर ये जो कम्यूटेटर रिंग्स हैं, हाँ जी सर जब ये कार्बन ब्रश की कांटेक्ट में आएंगी तो 180 डिग्री पे क्या सर फिर जो कॉइल होगी वो पूरा अपना रेवोल्यूशन करेगी या फिर वापस फ्लिप हो जाएगी? कैसे बेटा? देखो, जैसे आपके सामने इधर देखिए, डायग्राम से थोड़ा सा देखिए। जैसे ये जो राइट साइड में जो हमारा कार्बन ब्रश लगा हुआ है, कार्बन ब्रश के साइड जो कांटेक्ट में वो रिंग हमारी फर्स्ट मान लीजिए इसको, और जो लेफ्ट साइड में उसको आप सेकंड मान लीजिए। दोनों होगी फर्स्ट और सेकंड, इसको चिन्हित कर लीजिए। थोड़ी देर बाद
अभी तक इसमें फर्स्ट वाली में पॉजिटिव करंट है, थोड़ी देर बाद जैसे ही रेड वाली घूमकर और दूसरी डायरेक्शन में आती है तो दूसरी डायरेक्शन में रेड वाली पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस वाले सिरे को, राइट वाले सिरे को पहले भी पॉजिटिव मिल रहा था और अब वो घूम के आया तो उसमें भी कौन सा करंट हो गया, पॉजिटिव। तो अभी भी उसको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसलिए ये जो कार्बन ब्रश है इसमें हमेशा पॉजिटिव करंट रहेगा इधर वाले पे। और उधर वाले पे बात करें जो रेड साइड में है, तो रेड साइड में जब वो पहले रेड पट्टी थी तब उसको नेगेटिव मिल रहा था, और ये जो फर्स्ट वाली घूम के गई नीचे की तरफ, ये जब दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो इसके अंदर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसको वापस से नेगेटिव मिला। तो एक डायरेक्शन में एक साइड में पॉजिटिव मिलता है और दूसरी साइड में नेगेटिव। जिधर पॉजिटिव जा रहा है उधर कभी नेगेटिव नहीं आता, और जिधर नेगेटिव मिल रहा है उधर कभी पॉजिटिव नहीं जाता, तो डायरेक्शन सेम रहती है। और सर उस टाइम क्या होगा जब ये दोनों कॉइल के बीच में जो गैप है वहां पर होगा गैप इतना नहीं होता बेटा, गैप होता ही नहीं है, ऐसा मान लीजिए। वो सिंबॉलिक गैप है, उसको बहुत मिनिमम से मिनिमम किया जाता है। अच्छा, उसको बहुत कम नगण्य गैप कर दिया जाता है, सिर्फ वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं होते, बाकी चिपके रहते हैं। मतलब सर ये कॉइल रोटेट होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि हाफ रेवोल्यूशन के बाद फिर वापस नहीं जाएगी? नहीं नहीं नहीं, पूरी कॉइल रोटेट रहती है, पूरी जो रिंग है वो रोटेट हो रहती है, सिर्फ व्यवस्थाएं अलग अलग कर दी है, बाकी रिंग पूरी घूमती है। एक डायरेक्शन में रिंग घूमती रहेगी, लेकिन वो चेंज होता रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज होता रहेगा। इधर पॉजिटिव आता रहेगा, उधर नेगेटिव जाता रहेगा। जैसे ऊपर चेंज हो रहा है, वैसे नीचे ही चेंज कर व्यवस्था हमने कर दी है। बस जैसे ऊपर चेंज होगा वैसे नीचे चेंज हो जाएगा। ये फिक्स रहेगा कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव ही रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव ही रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। और किसी का कोई सवाल बेटा? फिर आज एंड करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि इसको समझाना बहुत जरूरी था। ये दरअसल कई बार दिक्कत खड़ी करता है। तो अब आपको कोई और सवाल हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आज इसको यही एंड करके फिर कल नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ओके, एंड करें मीटिंग? हाँ जी बताएं। जी सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।